अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच। आई एम हसन लियाकत। आज मैच था इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड का। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए आज बड़ा कन्विंसिंगली खेला। उनके 2-3 खिलाड़ी आज फॉर्म में नजर आए, लेकिन एक बार फिर उनका मिडल ऑर्डर जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका। 339 रन में डेविड मिलान के शानदार 80+ रन थे और फिर एक शानदार सेंचुरी बेन स्टोक की जानिब से, और वॉक्स भी कमाल खेले। 45 गेंदों पर निस सेंचुरी उन्होंने मुकम्मल की और टीम इंग्लैंड का टोटल 339 रन में पहुंचाया। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम शुरू से ही स्लो खेल रही थी और घबरा के खेल रही थी। किस्मत बहादुरों का साथ देती है और 179 पे ऑल आउट हो गई तमाम नीदरलैंड की टीम। और यूं इंग्लैंड को एक फ़ायदा ये हुआ कि इंग्लैंड अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए की दौड़ में शामिल हो चुका है। 7वीं पोजीशन पे आ चुका है। अगर वो पाकिस्तान से नहीं भी जीतता तो शायद 7वीं 8वीं तक वो फ्लैक्चुएट करते रहेंगे। टॉप 8 टीम्स इंक्लूडिंग होस्ट विल क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इन पाकिस्तान। लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद इंग्लैंड। लेकिन आज की जीत से पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई ज़्यादा हंगर से खेलेंगे नहीं। उनका वैसे भी मिडल ऑर्डर चल नहीं रहा। टॉप ऑर्डर के साथ प्रॉब्लम चल रही है। ब्रेस्टो खेल नहीं रहे, मिलान ने रन्स किए, लेकिन एक एंड अगर खाली होगा तो फिर रास्ता मिल जाता है अपोजिशन को, बॉलिंग साइड को, और बेन स्टोक को काबू करना है पाकिस्तान को। लेकिन ये भी नहीं पता पाकिस्तान के खिलाफ जो भी टीम आउट ऑफ फॉर्म होती है वो फॉर्म में आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह खेल रही है, पाकिस्तान किस तरह खेलेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा टच करते हैं इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड के मुकाबले को। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स तजियाकार जनाब शहरियार मलिक साहब ने। शहरी भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जनाब हसन रजा साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं हसनैन? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर आज सेकंड लास्ट मैच खेल रही थी चैंपियन टीम इंग्लैंड की, और वो अभी तक चैंपियन है। जब तक अगला चैंपियन नहीं बनता वो चैंपियन है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनका सफ़र 11 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। हाँ, 11 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा, मगर चैंपियन टीम तो रही है ना पास में, जिस तरह से परफॉर्मेंसेज इस वर्ल्ड कप में नजर आई है उनकी। और अगर देखें फिर भी तो बीच में वही आपने बात करी कि जब भी एक चैंपियन टीम होती है उसका टीम कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, वो टीम कॉम्बिनेशन थ्रू आउट वर्ल्ड कप में नजर नहीं आया। नो डाउट कि आपके पास चांसेस थे, 9 मैचेस होते हैं वर्ल्ड कप के ऑलमोस्ट, तो आपको विन करने चाहिए थे। और जो रूट जैसे बैटर्स जो हैं वो अभी तक फॉर्म में नहीं आए। हैरत अंगेज बात है, क्योंकि इंग्लैंड का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर टॉप एक टीम जो है, जिस तरह से एशेज भी खेलते हैं और इतनी सारी क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पर मेरे ख्याल में T20 भी ज़्यादा खेल रहे हैं, जिसकी वजह से 50 ओवर्स की गेम में जो है वो परफॉर्मेंसेज प्लेयर की नज़र नहीं आई। लिविंगस्टोन जैसे बैटर्स जिनको हम T20 फॉर्मेट में देखते रहे, मगर वो क्लास इनकी एक नज़र नहीं आई। अगेन डेविड मिलान ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, और बेन स्टोक और डेविड मिलान के दरमियान जो पार्टनरशिप रही है बहुत ही ज़बरदस्त थी। वहाँ से लिफ्ट किया टीम को, एक एक्सपीरियंस होने का नाता दिया है कि यार क्रिकेट में एक्सपीरियंस भी बड़ा काउंट करता है। जब भी आप 50 ओवर्स में, हम यही बात करेंगे, क्रीज पे खड़े रहते हैं, आपके पास स्ट्रोक्स होते हैं, आपको अपनी एबिलिटी का पता होता है कि हमने कहाँ पर एग्जीक्यूट करना है और कहाँ को एक टारगेट सेट करना है पहली बैटिंग में। तो बेन स्टोक ने आउटस्टैंडिंग 87 रन किए उनके साथ पार्टनरशिप में, फिर 108 रन किए डेविड मिलान ने, और बड़ी स्टडी क्रिकेट खेल रहे थे। आज हमने देखा जितने भी इंग्लैंड 5-6-7 मैचेस के लिए अर्ली ऑन पावर प्ले में हमने देखा सारे उठा के शॉट्स खेल रहे थे, मगर यहाँ पर देखा है कि एक 8वां मैच अपना इस टूर्नामेंट का, मगर डेविड मिलान ने जो स्टडी की है प्रॉपर इंग्लिश क्रिकेट जिस तरह खेलते हैं, एल्बो सीधा करके और ग्राउंड शॉट खेल के नीदरलैंड के बॉलर्स को कवर ड्राइवें में मारी हैं, और बैक ऑफ द लैंड बॉल थी वहाँ भी ड्राइव्स के लिए। तो ओवरऑल जब भी 340 रन का पहाड़ जैसा स्कोर होता है तो अनएक्सपीरियंस टीम नीदरलैंड जो है वो फिर ऐसे ही खेलती है। और वही प्रेशर था कि बाद में जब वॉक्स ने और उन्होंने बॉलिंग करी, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, और 179 रन पे मेरे ख्याल में पूरी टीम ऑल आउट हो गई। आज काफ़ी चेंजेस भी इंग्लैंड की जानिब से देखने को मिली, काफ़ी देर से आके चेंजेस की। शहरियार, अगर ये पहले चेंजेस कर लेते तो इंग्लैंड के लिए शायद इतनी ज़्यादा मुश्किलात ना होती। बिल्कुल, बट मेन चीज़ जो होती है किसी टूर्नामेंट से पहले आपके 1-2 मेन प्लेयर्स फॉर्म में आ जाएं तो वो टीम कहाँ से कहाँ चली जाती है। इसी तरह 1-2 मेन प्लेयर्स आपके फॉर्म से बाहर चले जाएं तो उस टीम के साथ क्या होता है वो तो हमने देख लिया इंग्लैंड की सूरत में। बट आई थिंक कि इन लोगों ने जो लास्ट इनकी सीरीज़ हुई थी आयरलैंड के साथ हुई थी, उसमें बिल्कुल नई टीम खिलाई थी, इनके प्लेयर्स खेले ही नहीं थे। उससे पहले न्यूजीलैंड के साथ इनके मैचेस हुए थे, वो इंग्लैंड में हुए थे। इंग्लैंड में डिफरेंट कंडीशंस हैं। इन लोगों ने जिस टीम के साथ परसिस्ट किया था, मेरे ख्याल में वहाँ थोड़ी सी ये गलती कर गए, क्योंकि वन डे गेम जो है 50 ओवर्स की गेम इज़ अ लॉन्गर फॉर्मेट, उसमें आप स्पेशलिस्ट प्लेयर्स ज़्यादा खिलाएं, ऑलराउंडर्स के साथ आप कम परसिस्ट करें। मेरा अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब में ये एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए हर टीम की। मैक्सिमम ऑफ 2 ऑलराउंडर्स अगर आप हों तो फिर आप खिलाएं। इससे ज़्यादा इनके आप देखें मोइन अली, सैम करन, डेविड विली, लिविंगस्टन, मतलब ये इनके 5-6 ऑलराउंडर्स थे, जिस वजह से मेरे हिसाब में, क्योंकि एक ऑलराउंडर जो होता है उसका एक जो है, जिस तरह हार्दिक पांड्या हैं या फिर वो हैं, वो एक स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर के आ रहे हैं,
जो 50-50 ऑलराउंडर हैं उसमें आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे इन लॉन्गर फॉर्मेट्स। उसमें आप अगर आप इसकी जगह स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स इनके अभी थे जो आज खेले, एटकिंसन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है पर पिछला मैच अच्छा खेले, कार्स इनके पास थे। उसके अलावा इनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में मुझे लूकवुड बड़े पसंद है और इस तरह के मजीद बॉलर्स थे। अगर तो आप उनके साथ जाते तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी इनके डिफरेंट हो सकती थी, क्योंकि यू नेवर नो कब एक अच्छी आपको बॉलिंग स्पेल मिल जाए और 1-2 विकेट्स अगर एक आपको बॉलर दे देता है तो आपकी पूरी टीम का कॉम्बिनेशन ही चेंज हो जाता है। तो बहरहाल एक जो प्लस पॉइंट मुझे फील हो रहा था, आज स्टोक्स थोड़े से अनफिट नजर आ रहे थे, उनसे रनिंग पॉइंट तो नहीं है हमारे लिए, नेगेटिव प्लस पॉइंट हमारे लिए ये है कि क्या पता स्टोक्स नेक्स्ट मैच ना खेले, क्योंकि लास्ट मैच है, देयर इज नथिंग टू लूज, और वो अपना एक मेन प्लेयर एक लूजिंग कॉज में आई डोंट थिंक उनको वैसे यूज करना चाहिए। कुछ कह नहीं सकते हैं बट मेरे हिसाब में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट पाकिस्तान के लिए। सर व्हाट्स रॉन्ग विद इंग्लैंड टीम, मतलब जिस तरह उन्होंने कैंपेन स्टार्ट करनी थी उसका कैंपेन स्टार्ट नहीं कर सके और स्टार्ट में 300 प्लस रन्स बोर्ड पे लगाया, वो न्यूजीलैंड ने आधे ओवर्स पहले ही चेज किया और उसके बाद लग ये रहा है कि कुछ ना कुछ खराबी है इंग्लैंड बोर्ड में भी या फिर प्लेयर्स के दरमियान भी, इतनी ज़्यादा खास कोऑर्डिनेशन भी हमें नज़र नहीं आती और प्लेयर्स उस तरह जान से भी नहीं खेल रहे इंग्लैंड में। अभी रिसेंटली देखें ना, अगर आप तो काउंटी सीजन भी चल रहा था इंग्लैंड का, वहाँ थ्रू आउट प्लेयर्स सारे इनके खेल रहे थे। फिर इसके बाद जो अभी लिविंगस्टोन जैसे प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक सीनियर कैंपेनर हैं इंग्लैंड की टीम के रह चुके हैं, मगर T20 फॉर्मेट में खेले हैं काफ़ी क्रिकेट। फिर एक जेसन रॉय प्लेयर है वो नज़र नहीं आ रहे, उसके बाद मेरे ख्याल में सिलेक्ट नहीं किया है, क्या है वो भी जेसन रॉय हैं, एलेक्स हेल्स हैं, सारे रिटायर हो गए, सारे रिटायर हो गए, टॉप प्लेयर्स जो हैं आपके रिटायर हो गए बिकॉज ऑफ 2020 की वजह से। लेकिन 2020 की वजह से नहीं, उनको इन्होंने प्रायोरिटी में नहीं रखा, ओडीआई के लिए प्रायोरिटी में नहीं रखा। वर्ल्ड कप की प्रायोरिटी में वो नहीं थे तो उम्रें वैसे भी उनकी 32-33 थे, तो उन्होंने कहा कि इट्स टाइम टू से गुड बाय टू इंग्लैंड क्रिकेट एंड फोकस ऑन फ्रेंचाइज क्रिकेट। हाँ, फ्रेंचाइज क्रिकेट में फोकस कर लिया, मगर प्लेयर ऐसा चाहिए होता है बारी लेने वाला 50 ओवर्स में आपको, कि जहाँ पर जो रूट जैसे बैटर्स जो हैं वो फेल हो जाएं, उसके बाद जेसन रॉय अगर नहीं है तो जोस बटलर देखें वो भी जो है आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं। तो यही चीज़ है कि मिडल ओवर में हमने ये कहा T20 में तो मार झाड़ के जो है 20 ओवर पूरे हो जाते हैं और किसी तरह से आप गुजार देते हैं, मगर 50 ओवर्स में आपको यहाँ जितने भी मैचेस हो रहे हैं वर्ल्ड कप में, अब से 40 मैचेस मेरे ख्याल में हो चुके हैं, 20 से 22 ओवर में अगर आप देखें तो वहाँ पर एक जो है ना सेकंड शिफ्ट का गेयर लग रहा होता है बैटिंग में, कि वहाँ आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, एक एंड से बैट्समैन को मैच को लेकर चलना पड़ता है, टेल आती रहती है बीच में, आगे बीच में रन करती रहती है। वही हुआ कि बीच में अभी इंग्लैंड के बैटर्स जो हैं उन्होंने भी 50 रन की इनिंग खेली 7वीं विकेट की पोजीशन में, तो वो बैटिंग करने के लिए आए, तो आज भी बैटिंग कर रहे थे, अच्छी बैटिंग करी उन्होंने इंग्लैंड के प्लेयर्स। तो डाउन द ऑर्डर प्लेयर भी खेलते रहते हैं इंग्लैंड के, अच्छा खेले, मगर टीम का कॉम्बिनेशन देखें तो वो नजर नहीं आया। फिर ऐसी अनएक्सपीरियंस टीम थी कि जब 300-350 रन आप लगाएंगे तो वहाँ पर मेरे ख्याल में एडवर्ड्स जो है 38 रन किए उन्होंने, कैप्टन थे, और 41 रन की टॉप जो स्कोरर हैं बैटर्स रहे नीदरलैंड के। तो यहाँ पर यही है कि इंग्लैंड को कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए था। आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, तैयारी क्या है, किस तरह से आपकी अपसेट तो होती रही है, अफगानिस्तान से इंग्लैंड हारी, मगर टीम कॉम्बिनेशन देखें अगर बैटिंग में तो टॉप परफॉर्मर जो है वो आपके पास नजर नहीं आ रहे, इसी वजह से आज मैच में देखें उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर टॉप 6 के प्लेयर्स देखें सारे ही मैच विनर हैं, सारे मैच विनर हैं, मगर सारे टच प्लेयर भी हैं, पावर प्लेयर भी हैं और बड़ी इनिंग्स खेलने की सलाहियत भी रखते हैं। देखिए सलाहियत रखते हैं, हमने यही बात की है, सलाहियत तब होती है जब आप क्रीज पे रहेंगे। एक मेन बैटर अगर क्रीज पे रहता है और वो फिर परफॉर्म करता है तो उसके बाद जो स्ट्राइक रोटेट होती रहती है आपके मैच में, फिर आने वाले बैटर्स भी जो है कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जो रूट्स देखें किस तरह से आउट हुए, पैडल शॉट खेले 28 रन की इनिंग के लिए। जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, हमेशा क्रिकेट में ये होता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेट खेलें, सामने जाके लॉन्गर शॉट खेलें, इनिंग को एग्जीक्यूट करें। 27-28 ओवर में आउट हुए हैं। वहाँ से मेन प्लेयर दूसरी टीमों में अगर देखें तो पाकिस्तान की टीम में भी फ़खर जमान थे, उनको बाबर आजम ने लिफ्ट दिया, बीच में के खेलना है आपने। तो प्लेयर जब मेन प्लेयर क्रीज पे खड़ा रहता है तो ऑटोमेटिकली इतने बड़े त्योहार जैसे रन जो हैं 350-300 रन और 400 रन भी हो सकते हैं। ये टीम का कॉम्बिनेशन होता है और 50 ओवर में लंबी इनिंग बड़ी मैटर करती है आपको। अब शहरियार क्या समझते हैं, क्या गलत हुआ इंग्लैंड के साथ जो कि अपना सफ़र जारी ना रख सके, और इस तरह का टूर्नामेंट आप डिफेंडिंग चैंपियन से तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ लड़ाई कम से कम ज़रूर करनी चाहिए थी, और जिस तरह के प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं डिजर्व भी नहीं करे और एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। बहरहाल इनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान जैसी टीम के साथ इनका पहले मैच नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल डाउन एंड अंडर थे और 2 मैच हार के उन पे भी बड़ी फिंगर्स पॉइंट की जा रही थी, बट वो पाकिस्तान ने प्लेट में रख के दिया, फॉर्म में लेकर जीत रहे थे एक लम्हे के लिए। क्या पता अगर इंग्लैंड भी पाकिस्तान के खिलाफ शुरू में खेल लेता तो आज वो भी इनकी फॉर्चून डिफरेंट होती और हम वापस कराची इस्लामाबाद आ रहे होते। बट जोक्स असाइड मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब देखें वो ऑल टीम सारी आउट ऑफ फॉर्म थी, 2 प्लेयर्स ने उनकी फॉर्म पकड़ी है और वो कहाँ से कहाँ आप उनको देखें। अच्छा, उनका भी मिडिल ऑर्डर बड़ा प्रॉब्लम, बिल्कुल मिडिल ऑर्डर उनका भी प्रॉब्लमेटिक है मेरे ख्याल में। आप समझें मिडिल ऑर्डर है ही नहीं उनका,
मैक्सवेल भी या तो स्टार्ट में वार्नर start चलते हैं, में- मिच मार्श चलते हैं, बिल्कुल। या ट्रेविस हेड चल जाते हो, एंड पे आके मैक्सवेल ने संभाला हुआ है। मैक्सवेल ने संभाला हुआ है, या फिर कमिंस थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे एंड हैं। पे स्मिथ 68 वगैरह गेंदों से पर ज्यादा। 12 रन। एंड पे आके नहीं संभाला हुआ, पूरा मैच ही संभाल लिया है मैक्सवेल ने। बिल्कुल, मैक्सवेल ने तो उन्होंने सिंगल हैंडली, हमने जिस तरह कल भी देखा। बट मेरे ख्याल में कि कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा भी होता है, कभी एक प्लेयर आके आपकी टीम को ऐसा उठा लेता है। अब लेकिन न्यूजीलैंड एक और है, सॉरी टू कट यू, कि पाकिस्तान की तरह ना इंग्लैंड ने भी प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ था ओडीआई क्रिकेट को, T20 बहुत दिस इज खेला। द मेन, मैं आपको पहले भी बताया कि एक उनकी आयरलैंड के साथ थी सीरीज जिसमें उनके मेन प्लेयर, एक भी मेन प्लेयर नहीं खेला, सारी इनकी बी टीम खेली थी, और उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं, बट वो उनके होम में था, तो आई एम श्योर कि उस वजह से, कंडीशन की वजह से उन्होंने धोखा खाया। मेरे ख्याल में जो प्रॉपर एक, आप ठीक है आप ऑलराउंडर्स चाहिए होते हैं, बट T20 में ऑलराउंडर्स ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं, बट लॉन्गर फॉर्मेट में कहीं ना कहीं आके जो आधा तीसरा आधा बटेर होगा वो एक्सपोज होगा आपका हमेशा। तो इसलिए स्पेशलिस्ट को हमेशा से वनडे फॉर्मेट में आई प्रेफर के स्पेशलिस्ट खेले बजाय इसके कि आप सारे ऑलराउंडर्स खेलें। एटलीस्ट 2 ऑलराउंडर्स आर मोर देन इनफ इन वनडे गेम, बाकी स्पेशलिस्ट होने चाहिए। और जेसन रॉय का भी हमने जिक्र किया था, उनका और ब्रुक का बड़ा आपस में था कन्फ्लिक्ट, और बड़े अच्छे दोस्त हैं इनके कप्तान के जेसन रॉय, उन्होंने खुद आखिर में उनको कॉल करके कहा था कि यार आपको हम ड्रॉप करना पड़ रहा है ब्रुक की वजह से, वरना उनके जैसे भी प्लेयर जो है एक्स फैक्टर प्लेयर्स हैं, ऑफ कोर्स अगर आपको शुरू में होता है, बेस्टो की इनकी बैड लक भी है कि वहां पे बेस्टो दोस्ती यारी नहीं होती। वहाँ पे दोस्ती यारी नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ, उनको खुद उन्होंने बटलर ने कॉल करके रॉय को उनको कहा है कि यार आपकी जगह नहीं बन रही है। यहाँ पे तो शादाब खेल रहा है सेमीफाइनल में, अगर सिर्फ पहुंच गए तो। शादाब, बाकियों के नहीं नाम मतलब कि वो खेल रहा है, उसको रखा हुआ है बड़े मैच के लिए हमने, या तो वो इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलेगा और फिर सेमीफाइनल में भी। बस फिर देख लें इंशाल्लाह। अब, इंशाल्लाह ही कह सकते हैं, फिर पीछे रह गया अब अगर इन्होंने नहीं खेलना है तो फिर हम लोग चलते हैं और बस करते हैं। असल में थोड़ा सा डेविड मिलान के हवाले से बात करते हैं, बेन स्टोक के हवाले से और वोक्स के हवाले से। आप देखिए कि इंग्लैंड की पूरी टीम में ये 3-4 प्लेयर खेले हैं आज, 2 50s हैं और 1 100 है, और स्कोर देखिए 339 तक पहुंच गया। सो मतलब कि छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर आपकी टॉप ऑर्डर से हो जाएं, मिडिल ऑर्डर से या फिर लेटर पार्ट पे, तो बड़े हैंडसम स्कोर बोर्ड पे लग सकते हैं। बिल्कुल हैंडसम स्कोर रख सकता है स्कोर बोर्ड पे, और यही था आपने क्या 51 रन की इनिंग्स खेली वॉक्स ने। जिस तरह से फिर वो मिसाल दे रहे हैं कि मैक्सवेल की, अगर डाउन द ऑर्डर आप 91.7 ऑस्ट्रेलिया के कल मैच में थे, और जिस तरह से पैट कमिंग्स कैप्टन है, ऑलमोस्ट 68 बॉल्स फेस किए, 12 रन बनाए, तो इतनी कैपेबिलिटी किसी प्लेयर में हो सकती है एज ए ऑलराउंडर कि वो क्रीज पे जाके ठहरने की सलाहियत रखता है। तो यही आज वॉक्स ने जिससे बैटिंग करी और 50 रन की इनिंग खेली, 51 रन की। तो 50 रन ऐसे ही होते हैं, मैंने बताया जिस तरह से कि आपको क्रीज पे रहना है, विकेट लूज करेंगे तो आप फिर ज़्यादा टेल पे डाल देते हैं यार टेल जो है वो रन करेगी आके, मगर एक बैटर अगर बीच में मिडिल में एक सेट बैट्समैन के साथ खेल रहा होता है तो नेवर नो जो है उस पर टारगेट आपका जो है लंबा अचीव हो जाता है। और यही हुआ आज इंग्लैंड की तरफ से कि टॉप ऑर्डर नहीं चला, मगर मिडिल में जो है वो जिस तरह डेविड मिलान ने और स्टोक्स ने पार्टनरशिप लगाई है वो आउटस्टैंडिंग थी। अच्छा सर, अगर बात की जाए इंग्लैंड की बॉलिंग की, तो वो आज काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आ रही थी, उसमें वुड भी नहीं थे और काफ़ी चेंजेस हमें नज़र आ रही थी। वुड क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए हमारे हारिस रऊफ की तरह बट वी होप कि हारिस रऊफ आगे क्लिक करें अगर खेलते हैं तो। बिल्कुल चेंज था, और उनके लिए भी बड़े, अब राइट टाइम तो नहीं है, लेट हो गया, बट वोक्स और विली ने भी अब जाके थोड़ा सा स्टेप अप किया है। आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, पर इससे पहले हमने देखा है कि वो भी इतना परफॉर्म कर नहीं सके, क्योंकि अगर वो आपको शुरू पता में, है विली ने क्यों छोड़ा है? उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इस वजह से छोड़ गया। हाँ, बट अगर वो शुरू में 1-2 विकेट्स मिल जाएं और बीच में इनके स्पिनर्स बीच में अच्छे हैं, आदिल रशीद इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन वनडे फॉर्मेट, तो फिर ऑफ कोर्स बड़ा फर्क पड़ जाता है टीम में। तो अप फ्रंट विकेट्स आर वेरी नेसेसरी इन वनडे गेम्स, हम देख रहे हैं जिस तरह पहले भी। बट आपने जिक्र करूंगा एक स्टोक्स का एलबी था, वो आपने मिस कर दिया, 80 ऑड रन पे थे, तो वो अंडर एज की वजह से आज फिर बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन हाँ, था। exactly. और अगर तो वो उस टाइम आउट हो जाते तो अच्छा, मुझे लग रहा है कि उनका ग्लव्स बेसिकली पैड्स को टकरा रहा था। मेरा तो ख्याल है ग्लव तो टच ही नहीं हुआ, हो नहीं, वो पैड्स को टकरा रहा था, तो बेसिकली वो तो पैड को रीड करते और इसको बिल्कुल। तो वो इस तरह, मेरा ख्याल है इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो अल्ट्रा एज की टेक्नोलॉजी इज अ नेसेसिटी इन दिस टूर्नामेंट। अब अगर नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आईसीसी वगैरह को इनको अब जिस तरह के डिसीजंस हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमने देखे हैं, तो बड़े ट्रिकी डिसीजंस हुए हैं, बट अल्ट्रा एज की जो टेक्नोलॉजी है वो एक एडेड एडवांटेज दे देती है, क्योंकि उससे क्लियर पिक्चर हो जाती है। अगर एज होता तो वो सामने आपके आ जाना था अल्ट्रा एज, तो वो भी इनको अल्ट्रा एज जो है हॉटस्पॉट जो है उसको लाजमी टेक्नोलॉजी को वो भी इंक्लूड करना चाहिए। सर टेक्नोलॉजी भी मैनिपुलेट हो सकती है, हसन रजा साहब ने हमें बता दिया, हसन भी अंदर की बातें बता देते। ख़वातीन औज़ात, मैच समरी देखते हैं ज़रा आज के मैच की, नीदरलैंड्स वर्सेस इंग्लैंड की, और इंग्लैंड अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर चुका है। लगता ये है कि वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाए और बांग्लादेश और श्रीलंका को मेहनत करनी पड़े। इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड्स 339 फॉर 9 इन 50 ओवर्स, और स्टोक्स की जानिब से बहुत खूबसूरत 108 रन
84 गेंदों पर मिलान ने 87 रन बनाए, 74 गेंदों पर क्रिस वोक्स 51 इन 45 डिलीवरीज एंड रूट 28 इन 35 डिलीवरीज। और अगर बात की जाए नीदरलैंड के बल्लेबाजों की, निदा मनूरू, ये न्यूजीलैंड की जानिब से इन्होंने क्रिकेट खेलने की सरतोड़ कोशिश की लेकिन नहीं खेल सके। अब नीदरलैंड की जानिब से खेल रहे हैं, 34 पे 41 रन बना सके। कप्तान एडवर्ड्स जो है 38 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने, और बरीसी ने 37 और एलिंगबर्थ ने 33 रन की इनिंग्स खेली 49 गेंदों पर। अगर बॉलिंग की बात की जाए, डिलीवरी 3 for 74, थोड़े से महंगे साबित हुए लेकिन अच्छे थे, 3 विकेटें उन्होंने ली। डट जो है आखिरी ओवर में 16 रन दे गए, लेकिन कंपैरेटिवली ये काफ़ी इकोनॉमिकल थे तमाम बॉलर से। लेकिन आखिरी में बेन स्टोक के हाथों इनको जो है वो एक नो बॉल भी और कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी भी हुई। 2 for 67 कंट्रोवर्सी तो नहीं, नो बॉल अंपायर ने दे दी थी। वेनबिक ने 2 for 88, मोइन अली 3 for 42, राशिद 3 for 54 एंड विली 2 for 19। इंग्लैंड 1 by 160 रन। असल में इसमें एक नोट कर रहे हैं आपके जो स्पिन डिपार्टमेंट है जी, वो बड़ा ही मजबूत नजर आ रहा है, और स्पिन डिपार्टमेंट आज परफॉर्म कर रहा है और इंग्लैंड को रिजल्ट्स में। आज सेकंड लास्ट मैच है ना, इसलिए परफॉर्म कर गया शायद और अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म कर जाए स्पिन डिपार्टमेंट। जिस तरह से स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे थे हमारे पाकिस्तानी आदिल बैटर्स। के खिलाफ तो मतलब रिकॉर्ड वैसे भी बुरा है ना। हाँ बिल्कुल, आदिल बाबर आजम जितना खेल रहे होते हैं तो उसके अगेंस्ट तो फिर वो वैसे ही फंस जाते हैं थोड़ा सा। अगेन अगर देखें तो मोइन अली को जो है एक फैक्टर ये भी था कि मोइन अली को मैच नहीं खिलाया आपने। एज ऑलराउंडर देखें आप कितनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो थ्रूआउट उनको भी डगआउट में बिठा के रखा आपने बाहर। 3 विकेट्स लिए आदिल रशीद ने, उसके बाद मोइन अली ने भी लिए। तो वो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम कि आज 8वां मैच है, उसमें कॉम्बिनेशन आपका बन गया है। और जेसन रॉय जिस तरह से बिल्कुल वो कह रहे थे कि एक्सेप्ट करता हूँ कि इंग्लैंड के करीब जितने हम खेल रहे हैं, इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चैंपियन टीम है, उस चैंपियन टीम की तरह हम खेले नहीं इस टूर्नामेंट थ्रू आउट। एक्सेप्ट भी उन्होंने किया है। ओवरऑल देखें तो फिर असल में ने बड़ा पॉइंट रेज किया कि स्पिनर्स हमारे खिलाफ ना चल जाएं, और यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उस मुकाबले के हवाले से भी बात करेंगे जो मुकाबला पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका इन बेंगलुरु। क्या बारिश होगी, नहीं होगी? क्या पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल देख रहे हैं या नहीं देख रहे? और इसके अलावा इंजी भाई ने आज बड़े बड़े दावे किए हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करते हैं इंजमाम उल हक की, जिन्होंने आज निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें इंजी साहब बहुत ही गिले करते हुए नजर आए। इंजी भाई ने कहा कि मैं पहले ही हार्ट पेशेंट हो चुका हूं पिछली दफ़ा जब चीफ सिलेक्टर बना था, और इस दफ़ा मैंने इनको कहा था कि इतना ज़्यादा मुझे प्रेशराइज ना करना। और याजू कंपनी के हवाले से भी बात हुई कि याजू इंटरनेशनल कब बनी थी, कब नहीं बनी थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपसे भी सवाल है ख़वातीन हज़रात के, इंजी भाई आज से 3 महीने पहले तो ज़का अशरफ साहब के बड़े करीबी थे, उनको इसी वजह से लाया गया था कि ज़का साहब को एक बड़े नाम की ज़रूरत थी। उस वक्त उन्होंने बड़ी हाईली डिमांड भी की, 25 लाख रुपया पर मंथ। और उसके बाद आपको बताता चलूँ कि 6 महीने की एडवांस तनख्वाह अगर आप पहले निकालते तो 1.5 करोड़ पे आपको देना पड़ेगा। जब ऐसे मामलात होते तो फिर दिल का मरीज़ और दिमाग का मरीज़ मुझे समझ नहीं आती, और फिर एकदम से ही वल्ला हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना वो कम पॉलिटिक्स करते हैं जितने हमारे क्रिकेटर्स या हमारे पीसीबी होती है, कि जो ही आपका पैंतरा बदलता है या जो ही आपके ऊपर बुरा वक्त आता है तो आप उसी शख्स के खिलाफ बातें करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके साथ आप 3 महीने खड़े रहते हैं। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले इंजी और ज़का अशरफ पीसीबी का फेस थे। असल में ये क्या चल रहा है, मतलब ऐसा क्यों होता है? ये जब देखें ना, वही हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी चीज़ें होती हैं, वैसे होना ये नहीं चाहिए कि हसन भाई सॉरी कट यू कि अगर एक लेजेंड है जिसने इतनी क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की वजह से वो जाना जाता है, पाकिस्तान की वजह से सारी चीज़ें करता है, उसको तो थोड़े पैसों में भी राजी होना चाहिए यार कि मैं बच्चों को जाके वो करूंगा। आप पैसे इतने मुंह मांगे लेते हैं, फिर 1.5 करोड़ रुपया होते हैं। 6 महीने पहले बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं ऐसे, और इंग्लैंड में भी देखें, दुनिया में भी देखें, आप कोचिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर लोग, और एज ए कॉज के लिए करते हैं, वहाँ पर यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए करते हैं। अगेन इतने लेजेंडरी हैं पाकिस्तान में खेल रहे हैं हमारे जितने भी सारे, तो अकेडमीज़ में जाना चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि अकेडमीज़ में जाएँ, ग्रास रूट लेवल है इसको स्ट्रक्चर को अच्छा करें। और पैसा ही सारी चीज़ नहीं होती है, पैसा वही बात आ गई कि फिर पैसा हर चीज़ में, कितना पैसा कमाना है इंसान ने यार। और क्रिकेट होगी, मैंने कहा है पाकिस्तान। और ये क्यों होता है हसन भाई कि 3 महीने पहले जिस शख्स के साथ खड़े होते हैं आप उसी शख्स के खिलाफ आप बातें करते हैं? ये तो अब ट्रेंड चल गया है ना, ये तो आपको पता है कि सारी चीज़ सही पॉलिटिक्स वाला ट्रेंड है ना, जिस तरह पॉलिटिक्स में ट्रेंड होता है इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारी कि अभी स्टेबल कोई चीज़ भी नहीं हो रही है बीच में। स्टेबल होती हैं हमारी चीज़ें तो वहाँ पर जो है वो जो ग्रास रूट लेवल है, जो एसोसिएशन टीमें हैं, जो प्लेयर्स जो हैं वो स्टेबल रहते हैं और परफॉर्मेंस भी वैसी रहती है। फिर वही बात आ रही है कि इंग्लैंड के कभी चेयरमैन को देखा आपने कहीं, न्यूजीलैंड के कोई सिलेक्टर का नाम किसी को पता है, कोई ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर का नाम किसी को पता है? ऑडियंस को, लोगों को नहीं पता होगा इतना। वाहिद पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी और इन्हीं चीज़ों पर डिबेट होती रहती है। तो क्रिकेट में पॉलिटिक्स जो है दूर होनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी आगे क्रिकेट खेलनी है। वर्ल्ड चैंपियन हमारे 2 फॉर्मेट में क्रिकेट टीम रह चुकी है, T20 फॉर्मेट में और 50 ओवर्स की गेम में। टेस्ट टीम में भी अगर आप देखें तो टेस्ट मैचेस भी कंसिस्टेंट खेलते रही है, ICC की रैंकिंग में रही है। ओवरऑल हमारा बैटर्स बाबर आजम है, फ़खर जमान जैसे प्लेयर्स हैं,
तो एक जो न्यू यूथ जो हमारी आती है, इंस्पिरेशन जो है वो खत्म हो जाती है ऐसी चीजों से। लेकिन इस पॉलिटिक्स का जिम्मेदार कौन है? बोर्ड देखें, बोर्ड में सारी चीजें होती है ना। क्रिकेटर नहीं है, जो इदारा होता है क्रिकेटर नहीं है। बोर्ड क्रिकेटर का काम खेलना होता है। और जो लेकिन जब क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, 4 महीने पहले उसी चेयरमैन के साथ खड़ा होगा, फिर एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देगा और कहेगा जी कि मैं तो जो है ना, मुझे इन्होंने देखिए जो क्लॉज बनाते हैं ना, जब प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें क्लॉज होते हैं, उसमें रूल रेगुलेशन चीजें होती हैं। जब आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब आप पाकिस्तान के बोर्ड से खेल रहे होते हैं, हम भी जिंदगी भर जब खेलते रहे तो उसमें लिखे होते हैं आपको चीजें कि ये मेंशन की जाती हैं। तो उसमें भी आप मेंशन करें कि आपको जो क्रिकेट खेलनी है वहाँ फला टूर पे जा रहे हैं, आपने उस पर कॉन्सेंट्रेशन करनी है। और दूसरी टेक्निकल कमेटी अलग है, हर चीज़ की टेक्निकल कमेटी बनी हुई है ना पीसीबी में, तो वो टेक्निकल कमेटी अपना काम करेगी, सिलेक्टर्स सिलेक्शन कमेटी में अपना काम करेंगे। हर एक चीज़ को दर्जा दिया जाए अपना अपना। प्लेयर्स का काम है सिर्फ परफॉर्म करना और खेलना, बाकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और चीज़ें होती हैं, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, ये एक अलग इदारा है, अलग लोग हैं जो उसकी कंपनी होती है वो बना के अपना आप करेंगे। ज़का अशरफ साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये तो एक्सटेंशन मिल जाती है इनको, एक दफ़ा फिर एक्सटेंशन मिल गई। मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन शहरियार? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, इतना पॉलिटिसाइज कर दी हुई चीज़ें, और किसने पॉलिटिसाइज की है? इन्हीं लोगों की ये मरहून मिन्नत है ऑफ कोर्स। और आप बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा चेहरा है, सब कुछ है, दाढ़ी रखी हुई है, बट आपके काम भी उस तरह होने चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। जिस तरह हमने पहले भी बात की, आप पैसे मेरा ख्याल है आप इससे भी ज़्यादा ले लेते यार, बट आप एक बार काम तो अपना नेक नीति से करें। आप जहाँ आ रहे हैं, आप कितने अरसे से इंजमामुल हक हमारी क्रिकेट के साथ वाबस्ता हैं, बता दें इनकी कोई एक फाइंड बता दें, इन्होंने जी बड़ा कोई टैलेंट आप अनर्थ किया हो, कोई टीम को हमारी बड़ी अच्छी पोजीशन पे ले गए हो। ये लोग अपने मफाद के लिए खेलते हैं, आते हैं, अपने थोड़ा अरसा लगाएंगे, 6 महीने इंजमाम जाएंगे तो इन्हीं की लाइक एक और बंदा आ जाएगा, वो अगले 6 महीने आएगा, वो जाएगा तो दोबारा इंजमाम भी आ जाएंगे। तो एटलीस्ट इन लोगों से निकलें, कोई और बाहर के लोग लाएं। मैंने तो पहले भी कहा था हर चीज़ के स्पेशलाइज्ड लोग होने चाहिए, जहाँ कोई सियासत ना हो, जिसका कोई चाचा मामा ना हो, वहाँ पे जो जानता ही ना हो कि जी हसन अली कौन है, आप कौन है, मैं कौन हूँ। इस तरह के कोई लोग आए जहाँ जो सिलेक्शन से हैं, किस तरह से हैं, मेरी बात तो सुनिए, यहाँ पर वसीम अकरम साहब को ले आए, वो उधर बैठे हुए यार, उनको ले आए। वसीम अकरम साहब की तो खैर अभी मैं क्या बात करूं, वो पीछे उनका जो एपिसोड हसन रजा साहब भी उन्होंने जो बयान दिया है, मेरे ख्याल है बिल्कुल बिलो द बेल्ट लेवल उन्होंने बात की है। अगर आप एक टीवी चैनल पे बैठे हैं, आप एटलीस्ट अपने एक क्रिकेटर होने के नाते, आपका पाकिस्तानी होने के नाते एक बंदे में थोड़ी सी होती है कि यार थोड़ा सा बंदा ख्याल करता है। आप देख लें गौतम गंभीर ने क्या क्या बातें नहीं की होंगी इंडिया के बारे में, पर आज तक किसी एक्स प्लेयर ने उसके खिलाफ बात नहीं की है। और जब आपकी रोजी रोटी लगी होगी, जब रोजी रोटी आपकी दूसरे मुल्कों में लगी होगी, जब इंडिया के आप फैंस की तरफ देख रहे होंगे कि यार मेरी फॉलोइंग कम ना हो जाए, तो ऑफ कोर्स ऐसे बयान हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आएंगे। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये आप देखेंगे इस तरह के मजीद भी वो आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी ह्यूज फैन बेस जो इंडियन फॉलोइंग है। आपका कोई भी पुराना क्रिकेटर है वो उनके खिलाफ बात कर ही नहीं सकता इंडियंस के खिलाफ। तो दिस इज वेरी सिंपल, बट ये इस तरह होना नहीं चाहिए। हसन भाई को जाता है कि ये करते हैं, हाँ बिल्कुल हसन भाई करते हैं, और इनके अलावा और जो भी करता है उसको क्रेडिट जाता है। क्रेडिट की बात नहीं है इसमें, तो मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से खेला हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये कि हर बंदा अपना ओपिनियन दे रहा होता है इस चीज में। मैं भी यही कहता हूँ कि ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि जी ठीक है जी आपको समझ नहीं आई है, बॉल नहीं हो सकती है, एक अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं भी अगर कहूँ ठीक है जी, अगर नहीं जी ये बात ठीक नहीं है कि आपने बॉल लिखी है, ऐसे नहीं हो सकता, बट इसमें कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं। पर कोई फैक्टर तो होगा। मैं तो ये भी हैरान हूँ कि भाई 99 से लेके 2007 तक इनविजिबल टीम थी, ऑस्ट्रेलियन अनबीटेबल थे, मैगरा जैसा बॉलर, गिलिस्पी, कैस्परवेग्स, शेन वॉन जैसे, उन्होंने आज तक हमने किसी टीम को नहीं देखा 3-4 टीमों को इकट्ठे उन्होंने 100 से नीचे आउट कर दिया हो। तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में भी कोई कुछ तो है। आप कहें जी बॉल है, बैट है, पिच है, वो एक लंबा डिबेट है उस पर, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या है। बट आई एम श्योर कि कुछ तो चल रहा है पीछे, एज एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ बीसीसीआई, तो यू नेवर नो कि क्या हो जाए। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल करता था, मुझे अभी तक याद है वो एक टेस्ट मैच की सीरीज थी जिसमें एक ही पैर दिखा के उन्होंने 6 बार नो बॉल दे दी, एक अच्छा भला स्कैंडल बन गया। तो उस टाइम जब थोड़ी टेक्नोलॉजी के साथ उस तरह हो सकता है, तो आजकल के ज़माने में ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ और कुछ नहीं हो सकता। हमने नहीं देखा डीआरएस का यूज़ किस तरह हो रहा है, या फिर और जिस तरह बेनिफिट दिया जा रहा है इंडियन टीम को। तो अगर कोई इस पे बात कर रहा है, और अगर आपका उससे आप नहीं भी मानते उसकी बात, बट आप उसको एक रिस्पेक्टफुली आप उसका आंसर करते हैं, दिस इज नो वे आर ग्रेट्स हैव टॉक्ड अबाउट। हमें भी उनका पता है कि भाई वो वाकई बड़े उन्होंने गेम के किए, बट हमें ये भी पता है कि उन्होंने नुकसान भी कितना पहुंचाया है हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट को। अब मैं क्या बात करूं, आप सारों के सामने, आप गुस्से में लग रहे हैं। अरे गुस्सा फिर आ जाता है इस तरह की बात सुन के, कि या तो उनका दामन बड़ा पाक साफ हो, वो बात करें तो हम भी सुनेंगे यार नहीं यार ये बंदा ठीक था। बट जिसका दामन खुद टेंटेड है और वो इस तरह की
एक टीवी पे आके किसी एक्स क्रिकेटर के बारे में इस तरह की बात करते, मेरी तो समझ से टोटली बाहर है। वैसे हसन भाई ने अभी तक नाम भी नहीं लिया उनका। नहीं, मैंने भी क्रिकेटिंग की बात की थी ना, मैंने डेनिस लिली हो गए, मैल्कम मार्शल हो गए, बहुत बड़े बड़े बॉलर्स हैं, हमने नोट किया था। और जितने बड़े वर्ल्ड क्लास बॉलर रह चुके हैं, 400 उनकी भी विकेट, कॉटनी वॉश हैं, एक मिसाल दी थी मैंने कि वो लोग क्यों नहीं आउट कर रहे वहां पर, वो आउटस्टैंडिंग बॉलर है दुनिया में, उनको तो बैटर जो है देख के बैकफुट पर जाते थे, डरते थे। तो एक अपना ओपिनियन दिया है, उसमें नेवर नो, जो भी चीज़ हो सकती है, मगर फिर भी मेरा पॉजिटिव ओपिनियन है एज ए बॉल के बारे में, बैट के बारे में, ग्राउंड के बारे में, हर बंदा अपना डिस्कशन कर सकता है, वो मैंने एक ओपिनियन दिया है। हसन भाई कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और हीटेड डिबेट होगी। अब मैं उस मैच की जानिब जाता हूं, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का, क्योंकि आपको पता है मैच के ऊपर हम ब्रेक के बाद जाते हैं, लेकिन ये मैच ऐसा इंपॉर्टेंट है कि कल पाकिस्तान ने एक बार फिर श्रीलंका को सपोर्ट करना है। पहले हमने अफ्रीका को सपोर्ट किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को, अब वक्त हुआ चाहता है खवातीन हज़रात के श्रीलंका को सपोर्ट किया जाए, उसके लिए दुआएं की जाएं। और ये दुआएं आपने जल्दी करनी है, ये ना हो कि 91 पे 7 आउट हों और उसके बाद हम दुआएं स्टार्ट करें और फिर मैक्सवेल आके वन साइडेड खेले, क्योंकि श्रीलंका में ना मैक्सवेल कोई नहीं है, उनके लिए स्टार्ट से ही दुआएं करनी है ताकि वो मैच जीत सके। असल में सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करते हैं, शरी भाई के पास, उसके बाद आते हैं। बारिश की क्या प्रेडिक्शन है, क्या बारिश यार होगी? आपने बोली है, यही मैंने कहा, बारिश की प्रेडिक्शन तो है कल, और दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो बारिश के इम्कान हैं वहाँ पर, और बेंगलुरु में, मेरे ख्याल में बेंगलुरु में वहाँ पर हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आए, और जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब पानी आता है तो पाकिस्तान को फेवर जाती है। जब पानी आता है तो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा पानी आता है। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो मैच हो रहा है पाकिस्तान का, उसके एक्साइटेड हुए हैं जिस तरह से मैच चल रहा है, मगर कल बारिश के इम्कान हो तो अच्छी बात है। और अगर मदद करके जिस तरह अगर से बारिश की आपने बात की तो ये बताएं, कल के मैच में न्यूजीलैंड और श्रीलंका में काम पे किसकी टांगेगी? कहाँ पे किसकी टांगेगी? बारिश फेवर कर रही है, बारिश फेवर करेगी, और कहाँ पे जो इंडिया है की। वो दुनिया को पता है सबको। अच्छा। वो सबको दुनिया को पता है कि क्या होगा। अच्छा। और दुनिया को जब पता है क्या होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जब जीतेगा, जब आएगा, और वो यही बॉलें होंगी और वो यही बैटर्स होंगे। अच्छा, वो बॉले भी चाहे जो भी हो पाकिस्तान मार देगा इंशाल्लाह पाकिस्तान मार देगा जिस तरह से। और बड़ी गुड लक है, क्योंकि कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखना होगा कि अगर होता है तो डीएल मेथड पे जाएगा, रन रेट पे भी जा सकता है, और फिर वेदर कंडीशंस देखेंगे कि जिस तरह से होगी। लेकिन सर रन रेट पे अगर मैच चला गया ना शहरियार साहब, तो वो मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल अभी तक की जो कैलकुलेशन है, अगर न्यूजीलैंड एक रन से भी ना मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान को 130 रन से हराना होगा। मतलब कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, उसको 400-450 लगाना होगा, और ये एक्सपेक्ट करना होगा कि हम लोग को 250 पे आउट करना है आपने। बिल्कुल, वो ऑफ कोर्स हमारी फेवर में नहीं जाएगा, बट जिस तरह कुदरत का निजाम चल रहा है, कुछ नहीं है, कुदरत का निजाम चल रहा है। जहां पर टीमें 85 पे आउट हो रही हैं, 200 पे आउट हो रही हैं, 126, 30, 29 पे आउट हो रही हैं, ये अब हमारे लिए चलेगा, ये हमारे लिए चलेगा, दूसरी टीम भी हो सकती चाहे है, गेंद असली हो वो वाली ना हो। बिल्कुल। मगर बॉलर हमारे असली हैं, और बॉलर असली हैं और जनरल बॉलें करते हैं, तो वही शाइन की बॉलें होंगी और वही जो हमारे पेसर होंगे उनकी बॉलें होंगी। जी तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, 60% चांसेस हैं रेनफॉल का टुमारो। ये है कि कोई हैवी किस्म की बारिश नहीं एक्सपेक्टेड, बट लाइट रेनफॉल इज़ एक्सपेक्टेड। तो बस दुआएं शुरू हैं पाकिस्तानी कौम की, जो अज़ल से हम लोग करते आ रहे हैं तो वो मेरा ख्याल है मसल्ले बिछा के बैठ जाए। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मसल्ले निकाल लें आप लोग और होपफुली अगर बारिश हो जाती है तो हमारे लिए ज़रा इजी हो जाएगा। अगर मैच होता है तो थोड़ा सा कल इरफान पठान डांस करेंगे मेरे ख्याल है न्यूजीलैंड की जीत पे ना। ऑफ कोर्स। वैसे यार कल उनका डांस मिस हो गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मेरा ख्याल है अब उनका डांस खत्म नहीं हो गया अफगानिस्तान के सफर तमाम होने के साथ मेरा ख्याल है नहीं, मेरा ख्याल है जब से हसन भाई वायरल हुए तो लोग उनके डांस को भूल गए हैं। हाँ, उनके डांस को भूल गए। नहीं, मैक्सवेल की बैटिंग को याद रखे वहां लोगों ने, जिस तरह उन्होंने मैच में ट्विस्ट डाला है, टूर्नामेंट में ट्विस्ट डाला है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है और सबको हैरान किया। वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग पूरे जो वर्ल्ड कप के कैरियर में देखे जाए, और ओवरऑल 50 असल में एक वक्त ऐसा था, 28 अक्टूबर की बात करते हैं कि हम मैच क्या टूर्नामेंट क्या सब कुछ हार रहे थे, और मैं और आप ये डिस्कस कर रहे थे यार कि आगे किस तरह चलना है ना, पाकिस्तान के मैचेस लोगों ने देखना ही नहीं है। और अब ये वक्त आ चुका है कि कुदरत का निजाम फेवर कर रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश हो गई, 200 रन हम बना चुके थे, लेकिन ये माइंड में रखिए कि 400 बनाते हुए इतनी आसानी ना होती। जिस लम्हे फखर जमान का विकेट गिरता उस लम्हे पाकिस्तान मुश्किल चला जाता है। एग्जैक्टली, तो वहां पे भी कुदरत का निजाम चला। फिर कल देखिए 91 पे 7 आउट और 293 पे 7 आउट, कुदरत का निजाम अगेन फेवरिंग पाकिस्तान। अब क्या कल भी कुदरत का निजाम चलेगा? आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है? नहीं, फीलिंग सही है मेरी कि कुदरत का निजाम डेफिनेटली चलेगा। जिस तरह से क्रेडिट जाता है बाबर आजम को, फखर जमान को, जितना क्रिटिसाइज पाकिस्तान के बोर्ड में हो रहा था, और फिर वापस कम बैक करके ये टीम आई है इतनी क्रिटिकल पोजीशन में, क्योंकि टॉप ऑर्डर भी आपका कभी फेल जा रहा है, आपके बॉलर्स अनफिट हो गए, तो कहीं ना कहीं एक क्लिक चाहिए होता है आपको परफॉर्म करने के लिए। वो क्लिक जो है फखर जमान ने दिया है, और फखर जमान ने जो क्लिक दिया है मुझे लग रहा है कि वही टीम जो है दोबारा बूस्टअप हो गई, क्योंकि सऊद शकील भी रहते हैं, प्रॉपर बैटिंग नहीं आ रही है, अंडर द प्रेशर
जो है उनकी बैटिंग आई हुई थी, जहां पर इंडिया के मैचेस हुए वहां पर वो अच्छा, pressure में मैं थे। खवातीन हज़रात को एक बात बता चलूं कि एशिया कप में पाकिस्तान की टीम यहाँ पे लग रही थी ना, तो उस टाइम हसन भाई मुझे बता रहे होते थे यार कि ये टीम कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि हसन भाई बता रहे हैं कि ये टीम कुछ करेगी। यार इसलिए ये टीम कुछ करेगी क्योंकि ये कंसिस्टेंट देखें ना, जिस तरह से मैच जीती भी आ रही है, खेल रही है, हारी भी है, जीती भी है, मगर जो बैटर्स थे ना वो फॉर्म में नहीं आ रहे थे। मगर फखर जमान ने जिस तरह से स्ट्रोक्स खेले, तो अब जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, जितने बॉलर्स जो स्पिनर्स भी हैं, वो भी एतमाद में आ गए हैं कि भाई अब तो पिटाई लगने वाली है, और पिटाई इसी तरह से लगनी है कि वो फ्लो में खेल रहे हैं। और क्रिकेट गेम जो है हम ये बता रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट दिलेरी से खेली जाती है। तो और पाकिस्तान वो टीम है दुनिया में पास में रही है कि जब आप स्ट्रोक्स खेलना शुरू करते हैं या किसी पे हावी हो जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में पास में या बॉलर हो जाएं या बैटर्स हो जाएं, तो फिर वो किसी भी टीम को हराने में स्लाइज रखते हैं। तो यही वो चीज़ है कि कल का मैच अगर मगर हुआ तो पाकिस्तान की फेवर में जाएगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान दोबारा कमबैक करके इसमें आगे आएगा। अच्छा, वैसे भी पाकिस्तान के बारे में ये है कि जब वो बॉल डाउन होता है, डाउन एंड आउट होता है, तो फिर वो कमबैक करता है और बड़ा खतरनाक कमबैक करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बट कल कमबैक श्रीलंका से हमें उम्मीद है, पर अल्लाह करे वो कमबैक कर जाए, क्योंकि वो भी बहुत दे डाउन प्लेड वेरी डिसेंट क्रिकेट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया के खिलाफ वो कितने रन पे आउट हुए, 55 रन पे आउट हुए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखिए 428 रन के जवाब में उन्होंने तकरीबन 350 रन कर दिए थे, और स्टार्ट उन्होंने बड़ा अच्छा किया था। मुझे लगता है श्रीलंका को भी आप बिल्कुल ही आउट नहीं कर सकते हैं, वो भी ठीक क्रिकेट खेल रहे हैं, और यू नेवर नो, दिन दिन की बात होती है। द मेन एक्स फैक्टर फॉर न्यूजीलैंड इज रविंद्रा, उसकी विकेट अगर टाइमली नहीं मिलती है, विलियमसन पीछे हैं, ये दो मेरे हिसाब में अभी मेन प्लेयर्स इनके हैं। तो यू नेवर नो व्हाट हैपेंस इन क्रिकेट, इट इज़ अ फनी गेम। तो श्रीलंका इज ऑल इन द गेम। अगर मैच नहीं भी होता तो हमारी दुआएं श्रीलंका के साथ हैं। अगर मैच होता है, अगर बारिश नहीं होती तो हमारी दुआएं श्रीलंका के साथ हैं, और वी श्योर के वो पुल ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, कल जिस तवज्जो से हम मैच देखेंगे उसी तवज्जो से इंडिया में मैच देखा जाएगा। मेरा ख्याल है हम जिस वजह से देखेंगे उतनी वजह से कोई भी नहीं देखेगा, श्रीलंकन्स भी नहीं देखेंगे। यार इंडिया वाले तो देखेंगे ना, वो कहेंगे कि यार इनका क्या बनेगा। अगर हम लोग इंडिया के साथ सेमीफाइनल में आ गए, मैं बता रहा हूँ कि इंडिया 50% मैच पहले ही हार जाएगा कि यार ये क्वालिफाई कैसे करके उनके जो हम लोगों ने उनके हिसाब पे तारी हो जाना है, और इंशाल्लाह वो एशिया कप की जो हमें उनके खिलाफ हार थी और जो वर्ल्ड कप की हार थी वो भूल जाएंगे हमारे लड़के। भूल जाएंगे सर, भूल जाएंगे, क्योंकि कुदरत का निज़ाम फिर जिस तरह चलेगा, फिर वो हमें पाकिस्तानी प्लेयर से अगर उम्मीद है नहीं, हमें कुदरत से फिर उम्मीद रहेगी कि यार कुछ ना कुछ होगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुदरत का निज़ाम, और जिसका फखर जमान का निज़ाम चल रहा है बड़ा खतरनाक चल रहा है, सब पे हावी हुए हैं इस वक्त, और एनीथिंग कैन हैपन। यही है कि जिस तरह से एक कॉम्बिनेशन बना हुआ टीम का, काफ़ी रेस्ट भी मिला है अभी 3 से 4 दिन का, और भी मैचेस देख रहे होंगे। तो ओवरऑल देखिए असल में डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। पाकिस्तान के फील्डिंग कोच और हसन रजा साहब के पुराने साथी आफ्ताब साहब ने कहा है कि 10-15 मिनट में फील्डिंग ठीक नहीं हो सकती, फील्डिंग के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। और आफ्ताब साहब कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह रहे हैं? बात मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि लाहौर का कजाफी स्टेडियम, पीसीबी का हेडक्वार्टर और एनसीए वगैरह ठीक नहीं है, या फिर इस्लामाबाद का स्टेडियम? क्योंकि ये लड़के तो यहीं पे खेलते हैं, यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खेलें तो हमारे लड़के अयूब पार्क में चले जाएंगे। लाहौर में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ ज़रूर हैं। असल भाई 15-20 मिनट ही मिलते हैं फील्डिंग के लिए, या अगर फील्डिंग आपने इंप्रूव करनी है तो पाकिस्तान में तो इन क्रिकेटर्स के लेवल्स के तो बहुत सारे ग्राउंड है जहाँ पे वो क्रिकेट अपनी फील्डिंग इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल फील्डिंग इंप्रूव कर सकते हैं, मगर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ पर फील्डिंग इंप्रूव होती है, वहाँ पर कैंप लगते हैं, बॉलिंग भी होती है, बैटिंग भी होती है, मगर उनकी होती है जो पाकिस्तान के स्क्वाड में होते हैं। इसके अलावा जो है बाकी वो अपनी ये स्क्वाड की बात हो रही है, ग्रास रूट लेवल पे खेल रहे होते हैं। फिर आपने बताया कि 15 से 10 मिनट या इतना ही टाइम मिलता है, तो ओवरऑल इंडिविजुअल भी होता है प्लेयर्स को, इंडिविजुअल जो 150 से 100 कैचेस होते हैं और जो स्टंप्स लगा के थ्रो डाउन करते हैं, वो चीज़ें भी होती हैं। और फील्डिंग कोच यही होता है। फिर मुझे याद आ गया जॉन्टी रोड्स सुबह 6 बजे उठ के हमें जो ट्रेनिंग करवाते थे, और वो 1 से 2 साल रहे, ज़बरदस्ती फील्डिंग कैचेस कराए उन्होंने, और फील्डिंग इंप्रूव हुई थी वहाँ से। बड़े बड़े हमारे जो फील्डर्स हैं पाकिस्तान के, फिर वो उन्होंने भी इंप्रूव करी, पॉइंट पे बैकफुट पॉइंट पे फील्डिंग करना शुरू करी, वहाँ से रनआउट भी किए। मगर यही है कि जॉन्टी रोड जैसे अगर फील्डर होते हैं तो आपने फिर फील्डिंग भी करनी पड़ती है, और फिर डंडियाँ नहीं मारनी होती। तो कैचेस विन द मैचेस अगेन देख लें कि वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी, कि जहाँ पर कमिंग्स विराट कोहली का कैच छूटा है, उन्होंने 100 रन कर दिए। वार्नर का कैच छूटा उसामा से, वहाँ पर उन्होंने 163 रन कर दिए। वर्ल्ड क्लास प्लेयरों को अगर ऐसे चांस देंगे और कैचेस छोड़ेंगे तो फिर उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा उसमें। अच्छा, इस लम्हे पे जब पाकिस्तान की जो कैचिंग एफिशिएंसी है वो टॉप पे है, पाकिस्तान एक ही चीज़ पे टॉप पे है, अपनी कैचिंग एफिशिएंसी पे, अपनी फील्डिंग पे, और इस तरह का बयान देना आफ्ताब साहब को कुछ ज़रूरत थी? वैसे मेरा ख्याल है बिल्कुल ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो कैचिंग एफिशिएंसी है सिर्फ वर्ल्ड कप की नहीं है, इसे थोड़ा सा पहले से स्टार्ट किया उन्होंने, जो वो आप स्टैट देख रहे हैं।
वर्ल्ड कप में तो आई एम श्योर कि हमारी काफ़ी गलत गंदी असल में वो एक performance कैच हमें महंगा पड़ गया ना, मेरे ख्याल कैचेस सिर्फ एक एफिशिएंसी मैच- में ये भी होना चाहिए कि कैच ड्रॉप होने के बाद किस प्लेयर ने कितने रन बनाए, तो फिर तो पाकिस्तान नहीं, आप इमामुल हक के कैचेस मेरा ख्याल है भूल नहीं, गए ना। मैं इमाम के कैचेस भी और उसके बाद उसामा मीर वाला कैच। उसामा मीर का नहीं, हमने लोग काफ़ी कैचेस ड्रॉप किए। हमारी ग्राउंड फील्डिंग इज द वर्स्ट इन दिस इमाम वर्ल्ड ने कप। किसका कैच यार, किसी का कैच ड्रॉप किया था बड़े, नाम तो मुझे भी नहीं याद। इमाम ने मेरे ख्याल 2 कैचेस ड्रॉप किए, एक वार्म अप में ड्रॉप किया था इमाम उल हक ने। बटर फिंगर्स मैंने उनके लिए स्पेशल नाम रखा हुआ है, बटर फिंगर्स, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड फील्डिंग भी वर्स्ट ग्राउंड फील्डिंग में उन्हीं का नाम आ रहा है। तो ये इट इज ऑल डायरेक्टली रिलेटेड कुशाल मेंडिस। हाँ, कुशाल मेंडिस। तो देखिए ये एक चीज़ पता क्या है, एक चीज़ ये होती है कि फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको आई ऑन द बॉल रखना पड़ता है। और मुझे लग रहा है कि सॉरी आपने ग्लासेस लगाया हुआ है, एज ए फील्डर जो है इमाम उल हक ने भी ग्लासेस लगाया हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं वीकनेस उनकी आईज में नजर आती है। सर लेंस लगवा लें, वट एवर लेंस लगवाएं, जो He's भी playing लगवाएं, from Pakistan from last 5 years. कैच करने जाते हैं या सामने बॉल आता है, अक्सर आप देखें तो उनके रिफ्लेक्सेस उस तरह से नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। और आपकी टीम के साथ सेक्रेटरीज भी बैठे हैं वहाँ पर, बहुत सारे जो लोग हैं वो भी बैठे हैं। 6 तो हफ्ते मेरे का ख्याल में 25 लाख रुपए ले रहे हैं सर। इस चीज़ को नोट करना चाहिए, जो भी जितनी भी नॉर्मल टीम बैठी हुई है। तो जैसे रनिंग बिटवीन द विकेट होती थी कि अक्सर रन आउट होते थे प्लेयर्स, उसके अलावा पैट मैन की रनिंग कराई जाती थी। तो पैसिफिक एरिया वही होता है आपका जो फील्डिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आई कोऑर्डिनेशन जो है बॉल पर होनी चाहिए आपकी, वो थोड़ी सी वीकनेस नजर आई है मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन भाई, आई कोऑर्डिनेशन है ऑफ कोर्स, बट मेरे ख्याल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिटनेस भी है। आप अपने प्लेयर्स की फिटनेस लेवल देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। क्योंकि जो हमने सुना ही है कि 2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, तो ये इट इज़ नो मोर देन बीइंग अ क्रिमिनल कि 2 साल से अगर आपने फिटनेस टेस्ट नहीं किया तो आप खेल किस तरह रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। तो मैंने पहले भी सुना था, एक वसीम अकरम का मैं सुन रहा था जी, वो ग्रेट इमरान खान होते थे, स्किपर होते थे, तो वो जब खुद ग्राउंड में चले जाते थे 12 चक्कर लगाते थे, तो हमें तो करना पड़ता था। तो द कैप्टन शुड लीड बाय एग्जांपल हियर, उनको खुद ग्राउंड में उतरना चाहिए, तभी सारे उनके पीछे आएंगे। अगर वो कप्तान साहब कढ़ाइयाँ खाते रहेंगे तो फिर बाकी क्या करेंगे, बिरयानी और कढ़ाइयाँ। तो ये सारी फिटनेस जो है मेन चीज़ है आजकल की, नया दौर है। हसन भाई ने एक बात कर दी बॉल वाली, उसके ऊपर तो सारे वायरल हुए। हमारे कप्तान के हवाले से पूरा इंडिया ये कहता रहा साड़ी खरीद ली, 7 लाख की खरीद ली, वो तरदीद आ गई, वहां पे सारे चुप हैं। हाँ, वहाँ पर सारे शायद बाबर आजम की वजह से ना, बाबर आजम की शादी भी होने वाली है बीच में से, वो भी एक किसी लोगों ने कहा है कि शायद वो शॉपिंग करने के लिए चले गए वहाँ पर, इस वजह से भी कोई एक वहाँ पर जो है बातें चलना शुरू हो गई। अच्छा हसन भाई, आज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन हुआ और उस सेशन में तकरीबन पाकिस्तान के तमाम ही प्लेयर्स थे, 3 प्लेयर्स को छोड़ के, एक इमाम, एक अबरार और एक नवाज। मतलब कि 15 के स्क्वाड में इमाम और नवाज को लगा लें कि ये तो खेल नहीं रहे, जी डेफिनेटली नहीं खेल रहे। जब और practice में अबरार नहीं के हवाले से जो स्पेकुलेशंस थी कि उनको लाया जाएगा, क्या शादाब की वजह से लाया जाएगा, हारिस की वजह से, वो तो प्रैक्टिस करने ही नहीं आए। हाँ देखिए इंपॉर्टेंट है ये, मगर अबरार को चाहिए कि चांस उनको मिलना चाहिए। अबरार को जब असामा को मिल गया और दीगर प्लेयर्स को ऑलमोस्ट डगआउट में सबको मिल गया है, मगर सलमान अली आगा को देखें आप, पिछले मैच में 2 उन्होंने ओवर्स करवाए, जिस तरह से वो उन्होंने बॉलिंग की है, तो ऐसी बॉलिंग और ऐसे टाइम पे आप दूसरे को भी चांस दे सकते हैं। वो बैठा है डगआउट में थ्रू आउट, 7 आउट किए हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट होम सीरीज में, फ्रेंचाइज की लीग में भी खेल रहे हैं और फिंगर बॉल भी कर रहे हैं, कैरम बॉल भी करते हैं, तो एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और डू एंड डाई वाला मैच है, इसमें जो प्लेइंग 11 आपके लेकिन पास सर वो अगर इस मैच में अगर लेट्स सपोज उसको डाल दिया गया, परफॉर्म ना हुआ, उसका कैरियर तो खत्म। देखिए चांस तो लेना पड़ेगा आपको, चांस तो आपने उसामा मीर से भी लिया था, उसके बाद शादाब को कंसिस्टेंट खिलाते रहे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, फिर नवाज वापस कम बैक करके आए, उनको आपने बिठा के रखा था, फिर दोबारा खिलाया, फिर बॉलिंग आप किससे करवा रहे होते हैं, मेन बॉलर को छोड़ के इफ्तिखार बॉलिंग कर रहे होते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड कप आपके, यही चीज़ है। ही इज डूइंग वेल। हाँ, इज डूइंग वेल, तो इसलिए आप खिलाएंगे, किसी को मौका देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे एज ए कैप्टन, तो फिर आपके लिए परफॉर्म करेगा। तो मेरे ख्याल में चांस लेना चाहिए और यही चीज़ है इंपॉर्टेंट। आपने कहा ना कि परफॉर्म करेंगे तो, परफॉर्म नहीं करेंगे तो कैरियर खत्म हो जाएगा, और अगर परफॉर्म करेंगे तो फिर परफॉर्म करेंगे तो फिर आपके कितनों का कैरियर खत्म होगा और होना चाहिए। आपके दोस्त आमिर जमाल ने भी परफॉर्म किया था एक जमाने में, याद होगा। बिल्कुल वो ओवर इसको दिया इस वजह से गया था कि ये परफॉर्म नहीं करेगा, इसको टीम से बाहर निकाला जाएगा। उसने 14-15 रन बचाया और उसके बाद वो टीम से बाहर हो गया। अच्छा सर, हारिस और अगर बात की जाए शादाब खान की, दोनों के टेस्ट हुए और दोनों के टेस्ट क्लियर हो गए और हारिस भी प्रैक्टिस के लिए थे आज मौजूद और शादाब खान भी। सो इट्स मीन्स कि दोनों ही आपको प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। हु टू ड्रॉप इन प्लेस ऑफ शादाब, दैट्स द क्वेश्चन। चांसेस तो यही है कि दोनों खेलेंगे, बट लेट्स सी अब क्या कल स्क्वाड अनाउंस करते हैं। वसीम जूनियर को तो ड्रॉप नहीं करेंगे ना? वसीम जूनियर को तो आप ड्रॉप करना बनता नहीं है, क्योंकि वैसे देखिए जगह बना गया हमें किसी को भी उम्मीद नहीं थी, बट हम सारे क्रिटिक्स को उसने अच्छा शटअप कॉल दिया। जगह बना नहीं गया, जगह बनी है इसकी बात, क्योंकि हारिस सर वो आपके स्ट्राइकर बॉलर हैं, वो आउट ही नहीं कर रहे थे बीच में, तो आपको मौका मिला है। साउथ अफ्रीका में जब अगेंस्ट खेले हैं वो, वहाँ उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, रिवर्स बॉलिंग भी कर रहे थे, पेस से बॉलिंग कर रहे हैं, एक लाइन और लेंथ भी बरकरार रखी भी उन्होंने। लास्ट मैच में भी उन्होंने अच्छी बॉल की है। और वैसे आज ऑप्शनल प्रैक्टिस की है, कल वो भी हमारी तरह मैच देखेंगे।
मैं क्या कहूँ, क्योंकि हारिस रऊफ का थोड़ा सा मैं फ़ैन भी हूँ बट उनका वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जा रहा है। एक और छक्कों का भी उनका रिकॉर्ड बन गया वर्ल्ड कप का, हाई सिक्सेस जिस बॉलर को पड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं, बस अब कल उम्मीद ही कर सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और क्या कर सकते हैं, दुआएं और उम्मीदों पे चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है दुआएं उम्मीदों पे ही रहते हैं, छोड़ देते हैं परफॉर्मेंस थोड़ी देर के लिए कि किसने क्या कुदरत के परफॉर्म निजाम करना पे, है। कुदरत के निजाम पे। कुदरत के अच्छा, निजाम लेट्स पे स्टार्ट रहने अबाउट देते हैं नाउ न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। हमने बारिश की बात कर ली, कुदरत के निजाम की बात कर ली, पाकिस्तान क्रिकेट के कैंप की बात कर ली जो लगा प्रैक्टिस सेशन, फिर इंजी भाई के हवाले से बात कर ली। अब ये बताइए कि आपकी क्रिकेटिंग सेंस क्या कहती है, आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज क्या कहती है कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मुकाबला कैसा होगा। आपने जहन में ये रखना है कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल की दौड़ के लिए, उसके लिए मैच इंपॉर्टेंट है, और सेकंडली श्रीलंका के लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका ने आगे आके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई देखिए, लोग बोलेंगे पाकिस्तान को फेवर नहीं कर रहा, मगर फेवर तो पाकिस्तान को ही ज़्यादा हम कर रहे हैं। पाकिस्तान से ही खेले हुए हैं और पाकिस्तानी लॉयल्टी है हमारी। मेन चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड की टीम भी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है थ्रू आउट उनके लिए भी। और चैंपियंस ट्रॉफी में आगे आने के लिए श्रीलंका जो है वो टीम थोड़ी सी बिखरी हुई नज़र आ रही है, अभी उनके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है। फिर एंजेलो मैथ्यू के जो ये हुआ इंसिडेंट, उसके बाद से मोराल जो है बहुत ज़्यादा गहमा गहमी ज़्यादा उनकी टीम में नज़र आ रही है। फिर श्रीलंकन बोर्ड ने जो फैसले किए हैं वो बड़े खतरनाक हुए हैं प्लेयर्स पे, तो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर वो टीम रहेगी। न्यूजीलैंड की अगर बात करी तो देखिए न्यूजीलैंड भी ट्रॉट पे 4 मुकाबले हार के आई है। देखिए हार के आई है, मगर नो डाउट, मगर कमबैक करने की सलाहियत रखती है। उनके बैटर्स जितने भी हैं वो जनरल क्रिकेट खेल रहे होते हैं अपनी, और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। मीन्स ये है कि कोई स्टॉप नहीं होता, वो गिव अप नहीं करते हैं। और जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ के प्लेयर्स होते हैं, आपको पता है इनका ग्रास रूट लेवल ही ऐसा होता है। इनके कोचेज जो भी इनके बायोमैकेनिक चीज़ें होती हैं, लोग इनके ऊपर होते हैं, वो ये बताते हैं कि आपने डू एंड डाई वाली क्रिकेट खेली है, चाहे वो 95 पे हो या 99 पे खेल रहे हो आप बैटिंग में। केन विलियमसन को देखें, एक मैच में 95 पे थे, वो उठा के उन्होंने शॉट मारी है और 6 रन हासिल कर रहे थे। तो ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। नो डाउट कि इंजरी हुई है न्यूजीलैंड की टीम में, मगर फिर भी फिलिप्स जो है वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, जो आके स्ट्राइक रोटेट करते हैं और एक लंबे जो है टारगेट सेट करने में सलाहियत रखते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। शरी, आप क्या समझते हैं कि कल के मैच में कंपैरेटिवली देखा जाए तो श्रीलंका थोड़ी लोअर साइड पे लग रही है, न्यूजीलैंड अपर साइड पे लग रही है, लेकिन न्यूजीलैंड का भी कॉन्फिडेंस शैकल होगा, फिर इतनी रिस्क फ्री क्रिकेट खेल नहीं सकते क्योंकि उनको भी आगे सेमीफाइनल नजर आ रहा है, किसी तरह वो 2 पॉइंट्स की तरफ जाएंगे। और क्या होने वाला है कल के मैच में? बिल्कुल, आपने जिस तरह कहा है कि जिस तरह हसन भाई ने भी कवर किया है, थोड़ा सा फेवरेट तो ऑफ कोर्स है न्यूजीलैंड, बट मैं बताऊँ क्रिकेट इज़ अ फनी गेम। उनके जो कॉनवे हैं, ही इज़ नॉट इन फॉर्म, यंग से इतनी सी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। न्यूजीलैंड का जो एक्स फैक्टर इस टाइम पे है, दैट इज रविंद्रा एंड केन विलियमसन। बट एक्स फैक्टर जो मेन प्रोवाइड किया रविंद्रा ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप की अगर बात करें, तो वो जिस तरह आगे उन्होंने गेम खेली है, न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप के लिए इतना कोई फेवरेट थ्रू आउट समझ नहीं रहा था कि आएंगे। जिस तरह वो 4 मैचेस आके पहले जीत गए और आखिरी 4 हार भी गए हैं, खैर ऑफ कोर्स। बट ये है कि अगर रविंद्रा और विलियमसन की विकेट अगर इनको कल जल्दी मिल जाती है श्रीलंका को, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस इन क्रिकेट, क्योंकि मिचेल भी उस तरह की फॉर्म में नहीं है। फिलिप्स को 1-2 चांसेस मिले हैं, लेकिन मिचेल इज बिट डेंजरस। इट इज डेंजरस। उनकी सारी टीम है, कॉनवे लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, कॉनवे 100 वाला चैपमैन है नीचे, बट उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके 11 अवेलेबल प्लेयर्स हैं। चैपमैन भी अनफिट थे लास्ट जो मुझे पता चला था, और नीशम भी अनफिट है उनके, तो उनके अवेलेबल ही 11 प्लेयर्स हैं जो लास्ट मैच। स्पिन प्रॉब्लम कर सकती है श्रीलंका की स्पिन न्यूजीलैंड के बैटर्स के अगेंस्ट? आई डोंट थिंक सो। लेफ्ट हैंड बैटर्स भी उनके पास हैं, जिस तरह से रविंद्रा खेलते हैं टॉप में, अटैकिंग खेलते हैं वो भी, बॉल टू बॉल। और यही चीज़ है कि उसके बाद विलियमसन जो है वो भी स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है। फिर फिलिप्स की बात करी हमने, तो कहीं ना कहीं स्टेबल आती है टीम ये, और वहाँ पर मैच को लेकर चलते हैं। थोड़ा सा अगर शफकत साहब मुझे दिखा दीजिए पॉइंट्स टेबल को नज़र डाल लेते हैं, पॉइंट्स टेबल कहाँ तक पहुँचे और क्या कुछ अभी तक डेवलपमेंट हुई है। इंग्लैंड थोड़ा सा ऊपर नज़र आएगा आज की जीत के बाद आपको। ये देखिए जी पॉइंट्स टेबल, इंडिया पहले नंबर पे क्वालिफाई कर चुका, साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुका, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के दरमियान जंग है। अब इन तीनों में से कोई टीम ऊपर जाएगी। इंग्लैंड ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट बट नंबर 7 पे आ चुका है। बांग्लादेश ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट, अभी भी सेफ हैं। श्रीलंका चाहेगा कि वो कल का मैच जीतकर किसी तरह बांग्लादेश को रिप्लेस करे, क्योंकि बांग्लादेश का अगला मैच आई थिंक इंडिया के साथ है और दैट इज वेरी डिफिकल्ट। और नीदरलैंड का अगला मैच भी मुश्किल है। बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया के साथ है, बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया के साथ, बैग यू पार्डन, ठीक है। नीदरलैंड्स और इंडिया। सर ये इंग्लैंड तो अब सेवर साइड पे, हमारे खिलाफ तो इतने इंटेंस से नहीं आना चाहिए इंग्लैंड को वैसे। यहाँ की तो अभी मैच में पता लगेगा। देखिए जिस तरह से आज वो अपना 8वां मैच खेले हैं, वो 1 साइडेड मैच खेले हैं नीदरलैंड के अगेंस्ट ओवरऑल, मगर फिर भी बैटर्स थे। डेविड मिलान ने अच्छी बैटिंग करी। नेवर नो क्रिकेट है और इसमें कुछ भी हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा अगेन श्रीलंका को। देखेंगे किस तरह कल कौन जीतेगा सर? कल कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड कल जीतेगी।
बारिश तो है, कल बारिश जीतेगी। हाँ, कल बारिश जीतेगी Yes, बिल्कुल। yes, 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 मगर yes, yes. देखें तो अगर कंटिन्यू अगर बारिश नहीं हुई तो फिर आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है, अच्छा, वो अगर time शॉर्टर बाद- फॉर्मेट का गेम हो गया, आखिरी मिनट चल रहा हाँ, है, मैं 20 यही ओवर का बोल गेम हो गया, तो न्यूजीलैंड को एज है या श्रीलंका? न्यूजीलैंड को एज होगा, एग्जैक्टली न्यूजीलैंड को एज होगा। श्रीलंका को एज होना चाहिए। शॉर्टर फॉर्मेट में तो शॉर्ट कोई भी गेम डाल सकते हैं, कोई भी डाल देता है। एक प्लेयर खड़ा होकर गेम डाल। लेकिन बारिश जीतेगी। बारिश बारिश इंशाल्लाह, जीतेगी, मगर हमारा वोट न्यूजीलैंड को ज्यादा फेवर जाएगी। न्यूजीलैंड पे ज्यादा बारिश फेवर के जाएगा। साथ। खवातीन हज़रात, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई एंड शरियार साहब हमारे साथ मौजूद है। खवातीन हज़रात, कल हमने सवाल किया था कौन होगा मैन ऑफ द मैच, और दुरुस्त जवाब दिया है राव इमाम साहब ने। कराची से इनका ताल्लुक है और आपको फोरकास्ट की जानिब से, ABN न्यूज़ और डेली साफ की जानिब से गिफ्ट टाइम पर पहुंचाएगा। कौन होगा कल के मैच का मैन ऑफ द मैच, और ये भी आप बता सकते हैं, आप बारिश भी बता सकते हैं कि बारिश मैन ऑफ द मैच होगी, और उसके ऊपर भी जो सही कमेंट करेगा उसको फोरकास्ट ABN और डेली साफ की जानिब से गिफ्ट टाइम पर पहुंचाया जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह।